everyone, this is Divya here and today I am going to explain you about Lakshmikant book chapter number 4 Preamble of the Constitution. So in this video we will deal with introduction part, ingredients of the preamble and some of the keywords. So basically क्या होता है कि जो हमारा जो preamble है ना वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है preambulus वर्ड से जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर. सो कोई भी चीज़ होती है लाइक जैसे कि हमारा कोई भी एक्ट होगा, कोई भी किसी भी कंट्री का कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसके पहले उनका एक प्रियम्बल इंट्रोड्यूस किया जाता है जो क्या होता है उनका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो समरी उस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है, समरी होती है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो वैसे प्रियम्बल भी हम क्या है, एक हमारे लिए प्रस्तावना है कि हम प्रियम्बल के थ्रू हमें जान सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किया था. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ प्रियम्बल वर्ड. प्रियम्बल टर्म रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो प्रियम्बल टर्म है वो क्या बताता है कि वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है या प्रीफेस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का. इट कंटेन समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ये क्या कंटेन करता है, उसकी पूरी समरी को बताता है. एन ए पालखीवाला, एन एमिनेंट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट called the preamble as the identity card of the constitution. एन ए पालखीवाला जिन्हें जो एक एमिनेंट जूरिस्ट है या हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है. किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक आइडेंटिटी कार्ड है. प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ड्राफ्ट पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उस ड्राफ्ट के थ्रू ही हमें क्या मिला था, हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मिला था. जिस बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब अडॉप्ट कर लिया गया था असेंबली में, तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के क्या कहलाया गया, हमारा प्रियम्बल. It has been amended by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which added 3 new words: socialist, secular and integrity. एक्चुअली हमारा जो प्रियम्बल है ना वो अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया जा चुका है, मतलब एक ही बार उसमें चेंजेस हुआ है. वो भी कब हुआ था, 1976 में. उस समय ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें हमने क्या किया था, 3 नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था. पहला वर्ड था सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर, तीसरा इंटीग्रिटी. सो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल. अब इस प्रियम्बल में क्या है तो हम उसकी बात करेंगे. ये प्रियम्बल में हमें 4 चीज़ों के बारे में पता चलती है. पहली, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, मतलब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से मिला है. सो हमारा वी आर द पीपल, लाइक प्रियम्बल में ये लाइन लिखी गई है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्फ. मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने खुद ने बनाया है, इस पे किसी भी मतलब किसी भी अदर लोगों का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है. तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी में यही बताया गया है कि ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, मतलब लोगों के बिहाफ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है और इंडिया के लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया है. सेकेंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि अब देखो क्या होता है कि अब हमारे इंडिया का मतलब उसके नेचर की बात की गई है कि तो कैसा है, सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है एंड रिपब्लिक है. हम इन सभी टर्म्स के बारे में आगे बात करेंगे. थर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसका मेन मोटो क्या है. सो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. फोर्थ, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, ये चीज़ भी प्रियम्बल में मेंशन है. तो कब अडॉप्ट किया है, 26 नवंबर 1949 को. अब बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स के बारे में. तो पहला वर्ड है सॉवरेन. सॉवरेन मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट. सो इट इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नीदर इज अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट. ये हमें ये बताता है कि इंडिया अब किसी भी कंट्री के
मतलब हमें ऐसा बोल सकते हैं किसी भी कंट्री का भी वो स्लेव नहीं है, वो गुलाम नहीं है। अब वो क्या है, डिपेंडेंट बॉडी है, अपने लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सकता है। अपनी जितने भी इंटरनल मैटर्स में जो भी बातें होती हैं, तो उसमें अब कोई भी एक्सटर्नल कंट्री का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो मतलब अब क्या हो चुका है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो चुका है। नो अथॉरिटी अबव इट, फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। अब मतलब इस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर कोई भी बॉडी नहीं है। अब हम अपने खुद के या तो इंटरनल मैटर्स की बात हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर की बात हो, हम खुद ही उसको इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। हम इंडिया क्या कर सकता है, या तो किसी फॉरेन टेरिटरी को ले सकता है अपने अंदर, या तो मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि अब जैसे कि गोवा पहले क्या था, गोवा हुआ, सिक्किम हुआ, ये सब पहले इंडिया के पार्ट में के अंदर नहीं आते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सब भी हमने क्या किया, अमेंडमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए और बाद में ये सब भी किसके अंडर में आ गया, इंडिया के अंडर में आ गए। सेकेंड, सोशलिस्ट वर्ड। सो हमने देखा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें क्या हुआ था, सोशलिस्ट टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था इन द फॉर्म ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो एक्चुअली सोशलिस्ट से ये मतलब नहीं है कि लाइक हमारे क्या सोशलिज्म थ्योरी हमें अब पता चलती है, बट ऐसा नहीं है। क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी की जो आइडियाज, इनकी क्या फिलॉसफी थी कि इंडिया से जो जितनी भी पॉवर्टी है, जो इलिटरेसी है, ये सब क्या होना चाहिए, मतलब रिमूव होने चाहिए, मतलब वेलफेयर ऑफ स्टेट, स्टेट का क्या वेलफेयर होना चाहिए। तो इसी एम को लेके सोशलिस्ट टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू ब्रिंग अबाउट सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। उनका मेन एम क्या था कि उसमें सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी में लाइक सबको इक्वलिटी दी जाए, लाइक जितनी भी पॉवर्टी, जितनी भी गरीबी है, जितनी भी इलिटरेसी है, उन सबको हटाया जाए। इंडिया फॉलो अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया क्या फॉलो करता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है, विच होल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। और हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। सेक्युलर, secular term is also introduced in the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. So 1976 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारा सेकुलर टर्म भी इंट्रोड्यूस हुआ था प्रियम्बल में। सो सेकुलर से क्या मतलब होता है कि कोई भी जो स्टेट है उसका अपना खुद का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि एक स्टेट है तो इसमें स्पेसिफिकली उसी स्टेट के जो रिलीजन फॉलो होता है उसी के लोग रहें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती है। तो सेकुलर में यही है कि जितने भी लोग हैं वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपने रिलीजन को वर्शिप कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये बात कही गई है। Secular states were not expressly mentioned in the constitution, but it was in the mind of constitutional makers. एक्चुअली सेकुलर स्टेट पहले मेंशन नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल में जो मेकर्स है, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, जो बनाया है, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात क्या थी, चल रही थी। ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब जितने भी रिलीजन हैं सबका इक्वल स्टेटस है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है रिलीजन, ऐसा नहीं है कि हाँ ये रिलीजन ज़्यादा सुपीरियर है या नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग हैं सबको राइट है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी, एक्चुअली ये डेमोक्रेसी है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो हमारे यहाँ क्या है, पीपल्स का रूल चलता है, मतलब हम इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं। अब्राहम लिंकन जी बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी है एक ऐसा गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और उनके लिए है। तो यहाँ पे क्या होती है, डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इज द केस इन स्विट्जरलैंड। मतलब वो डायरेक्टली अपने पावर, जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट, जो वहाँ का लीडर होता है वो डायरेक्टली
जो जितनी भी सिटीजन होती है उनसे डायरेक्टली अपने उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं पॉसिबल हो पाती है जहाँ जिस कंट्री का पॉपुलेशन है ना वो बहुत कम हो, क्योंकि वो चीज़ इंडिया में हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और जो हमारे लीडर्स हैं उनका हर जगह पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं पॉसिबल होगी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन स्विट्जरलैंड, 4 devices of direct democracy are referendum, initiative, recall and plebiscite। ये उसके 4 devices हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो इंडिया में क्या फॉलो होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब हम अपने लीडर को रिप्रेजेंट करते हैं। इज ऑफ 2 kinds, ये भी 2 kinds की होती है, या तो पार्लियामेंट्री होगी या तो प्रेसिडेंशियल होगी। अब बात करते हैं रिपब्लिक की। सो डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड एज मोनार्कियल एंड रिपब्लिक। अब जो हमारे जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली तो है मोनार्की एंड दूसरी क्या है, रिपब्लिक। मोनार्की क्या होती है कि जिसमें हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो एंजॉय करते हैं हेरिडिटरी पोजीशन। लाइक सुपर 30 मूवी आई थी, उसमें बोला गया था कि राजा का बेटा ही आगे चल के राजा बनता है। सेम वही फिनोमिना यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है कि ब्रिटेन में क्या होता है, जो किंग एंड क्वीन जो रहते हैं, वहाँ के जो हेड रहते हैं, उन्हीं की फैमिली मेंबर, मतलब उनके जो बेटा या उनकी जो बेटी होगी वही आगे चल के क्या करती है, वहाँ की किंग या क्वीन बनते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिपब्लिक बात होती है। द हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा यहाँ का जो हेड है, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। Term republic in our preamble indicates that India has an elected head called the president। यहाँ से रिपब्लिक टर्म से प्रियम्बल में क्या इंडिकेट करता है कि इंडिया में एक इलेक्टेड हेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। एक्चुअली जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है वो इनडायरेक्टली वे में होता है, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू हम इंडिया में प्रेसिडेंट को चुनते हैं। He is elected indirectly for a fixed period of 5 years। मतलब 5 साल के लिए हम उनको वोट करते हैं इनडायरेक्टली वे में। जस्टिस, जस्टिस इन द प्रियम्बल embraces 3 distinct forms: social, economic and political, secured through various provision of fundamental rights and directive principle। सो जो जस्टिस है वो प्रियम्बल में 3 जो वर्ड्स है उन पर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। पहला सोशली जस्टिस मिलना चाहिए, दूसरा इकोनॉमिक एंड तीसरा है पॉलिटिकल। Social justice denotes the equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, color, race, religion, sex and so on। मतलब सोशल जस्टिस ये डिनोट करता है कि जितने भी सिटीजन्स है इंडिया के उन सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका कलर कैसा है, या उनकी मतलब कौन सी उनकी जाति है, क्या रेस है, क्या रिलीजन वो लोग फॉलो करते हैं, या ये कौन से जेंडर है, वुमेन है या मैन है, ये सब इन पे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं, मतलब ये सब उन पे ये नहीं फॉलो करते हैं। तो मतलब सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और जो बैकवर्ड क्लासेस है लाइक माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं लाइक SC, ST, OBCs या शेड्यूल्ड, ये जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं इन सबकी कंडीशन को क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। Economic justice denotes the non-discrimination between people on the basis of economic factors। Economic justice क्या डिनोट करता है कि मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे पीपल का ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि किसका कितना इकोनॉमिक स्टेटस है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मतलब सोशली जस्टिस का और इकोनॉमिक जस्टिस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस implies that all citizens should have equal political rights, equal access to all political offices and equal voice in the government। पॉलिटिकल जस्टिस क्या इम्प्लाई करता है, जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास इक्वली पॉलिटिकल राइट्स हैं, इक्वल एक्सेस है कि वो अपनी बात को ऑफिस में रख सकते, पॉलिटिकल जितने भी काम काज होते हैं उसमें रख सकते हैं। 7th one is liberty। Preamble secures to all citizens of India liberty of thought, expression, belief,
faith and worship through their fundamental rights enforceable in court of law in case of violation. लिबर्टी क्या ये बताता है कि जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, उन सबको लिबर्टी है कि वो अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन, अपने बिलीफ, अपने फेथ को सबके सामने रख सकते हैं। हाँ, बट एक चीज़ है कि उससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन में ही अपना कोई भी काम करें, ऐसा नहीं हो कि उनकी बातों से कोई अफेक्ट हो। वो अपने ही रिलीजन को वर्शिप कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बहुत ही इसेंशियल भी है, मतलब बहुत ही नेसेसरी भी है, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्मूथली परफॉर्म करता रहे। The ideals of liberty, equality and fraternity in our preamble have been taken from the French Revolution. ये जो आइडियल्स है लिबर्टी का, इक्वालिटी का एंड फ्रेटर्निटी का, ये हमारे प्रियम्बल में कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। Equality means the absence of special privileges to any section of the society and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination. सेम वही है, इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि कोई भी सेक्शन है सोसाइटी का, उसको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। फिर ये डिपेंड नहीं करता कि उसका कलर कैसा है या कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, ये सब मायने नहीं रखता। Preamble secures to all citizens of India equality of status and opportunity. Preamble क्या गारंटी देता है सभी सिटीजन्स को कि इंडिया के, कि उनको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है। Embraces 3 dimension of equality: civic, political and economic. 3 डायमेंशन है इक्वालिटी के: civic, political and economic. Then fraternity. Fraternity means sense of brotherhood, मतलब भाईचारे की बात कही गई है। Preamble declares that fraternity has to assure 2 things: the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. मतलब खुद जितने भी इंडिविजुअल हैं उनकी खुद की अपनी एक पहचान, और बाकी सबको साथ में लेके चलने की भी, and the unity and integrity of the nation. The word integrity has been added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. So fraternity word being integrity word being add हुआ था preamble में by 42nd Constitutional Amendment Act में। इस preamble a part of the Constitution। अब 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या ये जो हमारा preamble है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एंड दूसरा क्वेश्चन, क्या हम इस preamble को अमेंड कर सकते हैं। सो इसका आंसर हम एक्चुअली 2 केस हुए थे, री बैरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव केस हुआ था, एंड केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 2 केस हुए थे जो हमें इस बात का आंसर देंगे कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, या क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। सो एक्चुअली क्या है, आर्टिकल है 368 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो ये पावर प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसको क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल नंबर? आर्टिकल नंबर 368 में। लेकिन रीपेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव केस हुआ, जिसमें ये बात कही गई कि जो 368 आर्टिकल है कैन बी अमेंडेड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जितने भी पार्ट हैं, एक्चुअली कितने पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे 25 पार्ट्स हैं। तो उन्होंने बोला गया कि जो 368 आर्टिकल है वो ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि जितने भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा प्रियम्बल है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बात हो गई कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रियम्बल है वो तो पार्ट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जब वो पार्ट ही नहीं है तो हम उसमें अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं? तो ये तो बात हो गई। लेकिन उन्होंने वो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मिस कर दी कि अगर वो पार्ट ही नहीं है, लेकिन हमने इसको इनैक्ट और अडॉप्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही किया है ना, लाइक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, बाद में वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बना, हमारा प्रियम्बल बना। सो ये बात ये लोग यहाँ पे मिस कर गए थे। सो वही बात यहाँ पे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये बताई गई कि लाइक एनी अदर पार्ट प्रियम्बल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी और पार्ट की तरह हमारा जो प्रियम्बल है वो भी क्या है, पार्ट है। किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जब ये बात प्रूफ हो गई कि हाँ प्रियम्बल भी जब वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का,
तो ये बात ऑलरेडी मेंशन है कि आर्टिकल 368 के अंदर क्या है कि जो भी चीज़ पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उसको क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। सो बाद में ये डिक्लेयर हो गया कि नहीं, प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 368। सो ये तो बात होगी, लेकिन एक चीज़ थी कि हम उसके बेसिक फीचर्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो 3 वर्ड जो ऐड हुए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के में 1976 में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, वो कैसे, क्योंकि वो एक्चुअली उसके प्रियम्बल के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता वो, बल्कि और ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसलिए वो क्या हुआ, अमेंड किया गया। इसलिए प्रियम्बल हमारा अभी तक एक ही बार अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। सो ये तो हो गई प्रियम्बल की पूरी बात। थैंक यू, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियोज़।